नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम शाउल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद, आवश्यकता और स्वरूप, इसके अंतर्गत सप्ताह 4 व्याख्यान 16 अनुवाद क्या है, कला या शिल्प। अनुवाद एक विकसित विज्ञान, अनुवाद और भाषा विज्ञान परिचय। अनुवाद कला या शिल्प पर आज का व्याख्यान। अनुवाद की प्रकृति, पहले इस पर हम ध्यान देंगे कि अनुवाद की प्रकृति क्या है। अनुवाद की प्रकृति पर अक्सर सवाल उठाया जाता है कि वो कला है या विज्ञान है या शिल्प है, तीनों का संयोग है। वस्तुतः अनुवाद एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें एक ओर संप्रेषण की दोहराई भूमिका, दूसरी ओर क्रिया की दोहराई भूमिका स्पष्ट होती है। इसी प्रकार अनुवाद सामग्री के रूप में एक ओर सृजनात्मक से भरी अद्भुत साहित्य कला प्राप्त होती है, दूसरी ओर तर्क चिंतन के कारण परिणाम आधारित वैज्ञानिक पाठ प्राप्त होता है। इसके अलावा वर्तमान युग में सूचनात्मक सामग्री प्रशासन, वाणिज्य, संचार आदि गतिविधियों के आदान प्रदान के माध्यम से उपलब्ध है। ये सभी अनुवाद सिद्धांत को व्यापक आधार प्रदान करते हैं, साथ ही पाठ की विशेषता के आधार पर ये विशेषताओं से युक्त भी होता है। इसलिए अनुवाद की प्रकृति के बारे में विभिन्न विचारों का उठना स्वाभाविक है। वे हमेशा ये प्रश्न उठता है, ये प्रश्न रहता है कि अनुवाद है क्या? क्या ये कला है या शिल्प है या विज्ञान है? इसका स्पष्टीकरण कई विद्वानों ने दिया है। तो अब इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि एक विषय को जो एक भाषा में है वो दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने के लिए कला की ज़रूरत है, पर शिल्प की भी ज़रूरत है, क्योंकि शिल्प के बिना जब दूसरी भाषा में, लक्ष्य भाषा में प्रस्तुति होगी तो वहाँ शिल्प नहीं होगा, तो उसकी आत्मा नहीं दिखाई देगी। जिसका अनुवाद हो गया है उसकी आत्मा नहीं दिखाई देगी, विषय की आत्मा नहीं दिखाई देगी। तीसरा विज्ञान है, क्योंकि इसको एक वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर करते हैं। जैसे इसका पाठ का पठन होता है, विश्लेषण होता है, फिर तुलना होती है, फिर चयन होता है, फिर प्रस्तुति होती है, पुनः प्रस्तुति। तो यहाँ विज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि वैज्ञानिक आधार पर ही उसकी प्रणाली चलती है। तो आइए इसको विस्तार से देखेंगे। अनुवाद को कला मानने वाले विद्वानों के अनुसार अनुवाद का सृजनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें अनुवादक अपने सृजनात्मक कौशल से अनुवाद पाठ को नया रूप देता है तथा एक ही विषय के विभिन्न शैलियों में व्यवस्थित एवं अलंकृत करता है। थियोडोर सेवरी जैसे विद्वान अनुवाद को कला मानते हुए अनुदित सामग्री को साहित्यिक रूप में संदर्भित किया है, क्योंकि 20वीं सदी के पहले भाग में अधिकतर अनुवाद सृजनात्मक साहित्य के रूप में था। अनुवाद को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में यूजिन ए नायडा का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यापक स्तर पर संप्रेषण व्यापार का वर्णन करते समय वैज्ञानिक समर्थन वाले विद्वान अनुवाद को संप्रेषण व्यापार की एक उपश्रेणी के रूप में बताते हैं। इस संप्रेषण प्रक्रिया में विकोडीकरण मतलब डिकोडिंग और कोडीकरण एनकोडिंग की अवधारणा के आधार पर पहले मूल भाषा के पाठ का विकोडीकरण डिकोडिंग किया जाता है, फिर कोडीकरण एनकोडिंग के माध्यम से उसमें से प्रकट होने वाले अर्थ का पुनर्गठन या पुनर्विचार लक्ष्य भाषा के पाठ में होता है। इस पूरी प्रक्रिया में व्यतिरेकी विश्लेषण या तुलनात्मक भाषा विज्ञान अध्ययन में उपयोग की जाने वाली प्रणाली का पालन किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि कुछ विद्वान जो हैं शैली पर
ध्यान देते हैं, कुछ विद्वान मूल पर, कुछ विद्वान प्रस्तुतिकरण पर। जैसे परिभाषाएं हमने देखी थी पहले, भारतीय परिभाषाएं भी देखी थी और पाश्चात्य परिभाषाएं भी हमने देखी थी, उसका पूरा अध्ययन भी प्रस्तुत है। उसमें हमने देखा कि कुछ विद्वान जो हैं वो मूल पर ध्यान दिए हैं, कुछ विद्वान जो है शिल्प पर, कुछ विद्वान जो है वो प्रस्तुतिकरण पर, कुछ जो है वो अभिव्यक्ति पर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नायडा जो हैं, जिजिन नायडा, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने जो है वैज्ञानिक समर्थन वाले विद्वानों के संपर्क व्यापार की श्रेणी पे आते हैं। इन्होंने जो है एक वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया अनुवाद में। अनुवाद की वैज्ञानिक तकनीकी और वैज्ञानिक प्रक्रिया का दूसरा आधार है, जिसके माध्यम से आज अनुवाद का यांत्रिक पक्ष विकसित हुआ है, और यही कारण है कि आज मशीनी अनुवाद विकसित हो रहा है। अनुवाद को कला या कौशल मानने वाले विद्वानों के अनुसार अनुवाद केवल अनुवादक होता है, रचनाकार, साहित्यकार या तार्किक वैज्ञानिक नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे कि अनुवादक केवल अनुवादक होता है, अनुवादक सिर्फ अनुवादक होता है। वो ना तो रचनाकार होता है, या ना साहित्यकार होता है, ना तार्किक वैज्ञानिक होता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ बढ़ाना या घटाना नहीं है, प्रस्तुत करना है। कुछ बढ़ाएगा या घटाएगा तो मूल में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए प्रस्तुत करना है। कोई भी दो भाषाएं बोलने वाला व्यक्ति पर्याप्त प्रशिक्षण और अभ्यास से अनुवादक में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन कला और विज्ञान की मौलिकता केवल प्रशिक्षण पर निर्भर नहीं करती। तो अगर हम प्रशिक्षण पर, ट्रेनिंग पर हो, अभ्यास करते रहें, तो कला और शैली, कला और विज्ञान पर हो जाएगा, उसका परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन उसकी मौलिकता, उसकी जो मौलिकता है वो प्रशिक्षण पर नहीं रहेगी। जैसे मैं किसी चीज़ का अनुवाद कर रहा हूँ तो मेरी एक मौलिकता है जो अनुवाद में दिखाई देगी, दूसरा कोई उसी विषय पे अनुवाद कर रहा है तो वो भिन्न रहेगा, तीसरा कोई उसी विषय पे अनुवाद कर रहा है तो वो और भिन्न रहेगा, तीनों के भिन्न रूप रहेंगे। जैसे शेक्सपियर का अनुवाद जो है वो रांगे राघव ने भी किया है, नाटकों का अनुवाद हरिवंश राय बच्चन ने भी किया है, तो और कई लोगों ने किया है, तो वो भिन्नता दिखाई देती है। विद्वानों की एक श्रेणी अनुवाद को केवल एक प्रक्रिया के रूप में नहीं मानती, बल्कि इसे इसकी प्रकृति में मिश्रित कला के रूप में स्वीकार करती है। इन विद्वानों के अनुसार अनुवादक में लेखक की सृजनात्मक, वैज्ञानिक की तर्कशीलता और उपयोगी कलाओं में पाए जाने वाले कौशल जैसे सभी गुण एक साथ होने चाहिए, क्योंकि अनुवाद एक जटिल प्रक्रिया है और इसके विभिन्न चरणों में अनुवादक को विभिन्न भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। इसलिए अनुवाद और अनुवादक की मिश्रित भूमिका पूर्वक 3 प्रकारों के मिश्रण और समन्वय का परिणाम। तो अनुवादक में तीनों चीज़ें रहनी चाहिए, तीनों बातों पर उसको ध्यान रहना चाहिए। वो एक लेखक भी रहना चाहिए, उसको एक वैज्ञानिक भी रहना चाहिए, और कलाओं को, बहुत सारे कलाओं को प्रस्तुत करने वाला उसमें कौशल भी रहना चाहिए। तो तभी जाकर वो एक, क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कोई और व्यक्ति मेरे जैसे ही कहे, जैसे जिस तरह से मैं हाथ पैर हिलाते हुए या जिस तरह से मैं अपने भावों को प्रस्तुत करता हूं, वैसा कोई और व्यक्ति को प्रस्तुत करना कठिन है। कोई और व्यक्ति उसको प्रस्तुत नहीं कर सकता। अगर उसको करना है तो वो उसको सभी तरह के प्रशिक्षण और अभ्यास और फिर उसमें कौशलता रहने की ज़रूरत है, तभी आकर समान अभिव्यक्ति प्रस्तुत हो सकती है। इसलिए अनुवाद और अनुवाद की मिश्रित भूमिका उपरोक्त तीनों के मिश्रण और समन्वय का परिणाम है। तीनों का मिश्रण होना है, नहीं तो वो हमें परिणाम नहीं मिलेगा। अनुवाद की प्रक्रिया पाठ आधारित होती है,
सृजनात्मक के आधार पर साहित्यिक पाठ का अनुवाद कला के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अनुवादक की विशिष्ट मुख्यता लेखक की विशिष्टता के साथ जुड़ती है और यह अनुवाद अनुवादक से संबंधित होता है। इसके विपरीत विज्ञान की व्याख्या दस्तावेजी, वास्तविक और तर्कसंगत होती है। इसमें भाषाई सिद्धांत लागू होते हैं। इसके अलावा शिल्प कला, हस्तशिल्प शिल्प आदि जैसे कौशल अभ्यास द्वारा सीखे गए कौशल होते हैं जो अपने आप में क्रियाशील होते हैं। तो विभिन्न विषयों का होता है। जैसे अगर विज्ञान के संबंध में कुछ अनुवाद करना है तो वहाँ तर्क और उसका अध्ययन होगा। कहीं हम अभिव्यक्ति पर अनुवाद कर रहे हैं, जहाँ कहीं हम कला पर अभिव्यक्त कर रहे हैं तो वहाँ अभिव्यक्तियों पर होगा, भावों पर होगा। तो जैसे कौशल अभ्यास द्वारा सीखे गए कौशल होते हैं जो अपने आप में क्रियाशील होते हैं। इसलिए विज्ञान और सूचना आधारित पाठ्य सामग्री के अनुवाद में हमेशा अनुवादक की विशिष्टता छिपी होती है, क्योंकि इन साहित्यिक कार्यों में अनुवादक को अपनी विशिष्टता को नकारना पड़ता है ताकि वो सफल अनुवादक बन सके। अब विज्ञान से संबंधित है, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे अभी अनुवाद सिद्धांत मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो ये सिद्धांतों से संबंधित है। तो इसका जब अनुवाद होगा तो वहाँ उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो एक उसके मूल से हट जाएगा। जैसे दस्तावेज को हम बताएंगे तो हम उसका शब्द क्या निकालेंगे? पत्रावली, पत्राचार, लेकिन दस्तावेज का जो मूल रूप है वो नहीं मिलेगा ना। तो उन्हीं शब्दों को लेना चाहिए। जैसे तर्क पे बात कर रहे हैं हम, तर्क संगत, तो हम क्या बताएंगे? उसके लिए शब्द क्या निकाल सकते हैं? या तो उसका विस्तार से उस शब्द को समझाना पड़ेगा। अगर वही तर्क संगत ऐसे ही आ जाता है तो वहां आसान होता है। तो तर्क संगत का समान शब्द हमें निकालना है जो उसका एक शब्द में वो अर्थ बताए। ठीक है, तो वहां वैज्ञानिक का अनुवाद या सूचना का अनुवाद करते समय वहां अनुवादक को कोई विशिष्टता नहीं है, वहां उसका कोई और चीज दिखाने की जरूरत नहीं है। उसको उसी चीज को लाने की कोशिश करनी है ताकि वो सफल अनुवादक बन सके। इस प्रकार अनुवाद कला, विज्ञान और शिल्प का एक समन्वित या मिश्रित कला नहीं, बल्कि पाठ्य सामग्री के दृष्टिकोण से अनुवाद कला, विज्ञान और शिल्प के रूप में विशिष्ट स्थिति रखता है। अब ये विशिष्ट स्थिति कैसे है? जैसे अभी हम कह रहे हैं विज्ञान ही है, हम कह रहे हैं कला ही है, हम कह रहे हैं शिल्प ही है, अगर ये हम कहते जा रहे हैं तो ये सभी अनुवाद में संभव नहीं है। सामग्री पर है कि किस तरह की सामग्री है। अगर सामग्री वैज्ञानिक है तो वहां उसका सीधे सीधे अनुवाद होना है। ठीक है, अगर कोई और चीज का अनुवाद है, जैसे साहित्य का अनुवाद है, कोई और सामग्री का अनुवाद है, तो वहां भावनाओं को आना चाहिए जहां पे शिल्प काम करेगा। तो हमें विषय पर हम ये समझ सकते हैं कि ये अनुवाद में क्या है, कला की प्रमुखता है या इसके अनुवाद में विज्ञान की प्रमुखता है या इसके अनुवाद में शिल्प की प्रमुखता है। अनुवाद क्या है? कला। अब इस पर हम देखें कला है तो क्या है। कला की प्रकृति विज्ञान से पूरी तरह से विपरीत है। कला में मानव के ये क्रियाकल्प और रचनाएं शामिल हैं जिनकी सृजना और अनुभव में मानव के मानसिक संतोष मिलता है और वो अपनी सौंदर्यात्मक गतिविधियों में संलग्न होता है। क्रियाकलाप के जरिए मानव सौंदर्य का निर्माण करता है और उसमें स्वयं को प्रसन्न करता है और दूसरों को भी प्रसन्न कराता है। कला के रूप में मानव के अनुभव, भावनाएं और संवेदनाएं सामने आती हैं जो वैश्विक और आधिकारिक होने के बावजूद अद्वितीय रूप से प्रकट होती हैं। तो कला क्या है? एक क्रियाकलाप है जिसमें सौंदर्यात्मकता होती है, एक प्रकार की गतिविधियां होती है, वो कला है। जिसमें कल्पना भी होती है,
उसकी प्रस्तुतिकरण किस तरह से होनी चाहिए। तो अभी अभिनय करने वाला अपनी कला को दिखा रहा है, तो वहां पे उसकी अभिव्यक्ति ये दिखाएं कि वो क्या बोलना चाहता है, अपनी कला के माध्यम से बताएगा। नयन है तो आंख, होंठ है तो होंठ, हाथ है तो हाथ, तो वो उसकी अभिव्यक्ति रखे जो अच्छी तरह से प्रस्तुति हो। कला के रूप में मानव के अनुभव, भावनाएं और संवेदनाएं सामने आती हैं जो वैश्विक और आधिकारिक होने के बावजूद अद्वितीय रूप से प्रकट होती हैं। तो वैश्विक है, हर कोई दिखा सकता है अभिव्यक्ति, एक विषय की अभिव्यक्ति हर कोई दिखा सकता है। जैसे चकित होने की अभिव्यक्ति कोई भी दिखा सकता है, लेकिन उसमें भिन्नता होती है, वही कला है, भिन्नता दिखाई देती है। कला में कलाकार की व्यक्तिगत विशेषता, व्यक्तिगत प्रतिभा और रचना महत्वपूर्ण होते हैं। कला के रूप में मानव के अनुभव, भावनाएं और संवेदना जब अद्वितीय व्यक्तिगत विशेषता को प्रकट करती है तो वे हमें प्रभावित करती है। जब हम कविता सुनते या पढ़ते हैं, लेकिन जो अनुभव हम करते हैं वो कवि के अनुभव के समान नहीं होता। अब कोई कविता हमने पढ़ा, तो उस कविता को हम पढ़ने के बाद हमें एक प्रकार का आनंद उत्पन्न हुआ, उस कविता से हमें आनंद उत्पन्न हुआ। तो और जो विषय हमें ज्ञान में मिला या जिसकी प्राप्ति हुई, वो वास्तविक जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उसको जो प्राप्त हुई वो नहीं है, उससे भिन्न होती है, उससे भिन्न होती है। जैसे कोई भी कविता को ले लीजिए, जैसे तोड़ती पत्थर है, जिसको हम पढ़ने के बाद हम जब उसको समझते हैं, समझने के बाद हमें एक प्रकार की अनुभूति होती है। वो अनुभूति क्या समान है जो कवि ने लिखा, वो समान है? ऐसा नहीं हो सकता। भाषा का ज्ञान, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की समझ, लेखन कौशल जैसे कई कारक अनुवाद की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि एक ही पाठ के दो या दो से अधिक अनुवाद बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। सूचना का आदान प्रदान एक कला है, संप्रेषण एक कला है और अच्छा लेखन भी एक कला है। यह प्रभाव डालता है। अनुवाद के लिए आवश्यक संबंध के कारण अनुवाद भी एक कला है। दूसरे शब्दों में, यदि लेखक या भाषा संबंध कला है तो अनुवाद भी कला है। कला के लिए एक विशेष प्रतिभा होती है और इसे व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाता है। कला कभी कभी मानव को भगवान द्वारा दी गई प्रतिभा के रूप में मिल सकती है, या कभी कभी इसे सीखकर और कुशल बनकर या अपनी कोशिशों से इससे विकसित किया जा सकता है। इसी तरह अनुवाद में कुछ चीज़ें अपनी प्रतिभा के आधार पर और कुछ चीज़ें अनुवाद के गुणों को सुधार कर कला के उच्च स्तर तक पहुंचाई जा सकती हैं। कला को के कई रूप होते हैं और प्रत्येक कला एक उद्देश्य होता है। सुंदरता की खोज और अनुभव। अनुवादित रचना में, विशेष रूप से साहित्यिक रचना में, भाषा की सुंदरता होती है और इसे पढ़ते समय आनंद मिलता है। और आनंद अनुवाद इस प्रकार होना चाहिए कि स्रोत भाषा का पाठ और लक्ष्य भाषा का पाठ स्वतंत्र रूप से भाषा के पाठ का अनुभव कर सके और केवल उन दोनों पाठों को पढ़ने के बाद ही ये पता चल सके कि वह पाठ अनुवाद है। इसके अलावा उसका पूरा प्रभाव अलग अलग होना चाहिए। और यदि लक्ष्य भाषा के पाठ में अनुवाद की छाया स्पष्ट नहीं है तो हम इसे वास्तव में वास्तविक अनुवाद नहीं कहेंगे। अब अनुवाद को अगर हम कला रूप में लें तो कला क्या है? कला दो तरीके से प्राप्त होती है। एक जो ईश्वर के आशीर्वाद से होती है, मतलब जन्म से होती है। एक जिसको सीखा जाता है, जैसे अभिनय या लेखक। लेखक में एक प्रतिभा जन्म से होती है कि मुझे कुछ लिखना है। अभिनय करने वाला भी ऐसा लगता है कि उसको अभिनय करने की जो है उसकी इच्छा होती है, वो जन्म से ही होती है उसके।
कुछ और हैं जो व्यवसाय के रूप में उसका अनुकरण करते हैं और फिर उसको अभ्यास के रूप में ले लेते हैं और अभ्यास करते करते उसी कला में जो है वो श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो अनुवाद में भी जो है जैसे अनुवाद को जैसे अभ्यास करते जाएंगे, अनुवाद को आप अच्छी तरह से करने लगेंगे, क्योंकि आपको 3 विषय चाहिए, एक स्रोत भाषा का ज्ञान, लक्ष्य भाषा ज्ञान और विषय का ज्ञान। जब तीनों आपके पास है तो आप अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे आप अनुवाद करेंगे तो जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा तो उस हिसाब से आप बढ़िया प्रस्तुत करने लगेंगे। कला का संबंध मानव की भावना और संवेदना से है। मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत और कविता जैसी कलाएं ललित कलाएं मानी जाती हैं। यदि संगीत, धुन, रचना, शब्द, भावना आदि से निर्मित रचना को ललित कला कह सकते हैं, तो एक स्रोत की सुंदरता को दूसरे लक्ष्य भाषा में उसी भावनात्मक प्रभाव के साथ बदलना उस ललित कला से भी उच्च कोटि की एक कला है। अगर हम ललित कला में रखें तो ये उच्च कोटि की कला है, क्योंकि हम जो विषय है उसको प्रस्तुत पूरी तरह से करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और प्रस्तुति में बहुत सारे हमारे जो है विषयों को, प्रणालियों को हम पालन करते हैं। वास्तव में ये एक उच्च गुणवत्ता की कला है। यदि एक साहित्यकार कलाकार है तो उसके स्तर के अनुवाद करने वाला अनुवादक दोनों भाषाओं के स्तर पर उसी स्तर का कलाकार है और वास्तव में उससे भी ऊंचा है, क्योंकि इसमें क्रियाशीलता और भावनाओं के कौशलों का अद्भुत संतुलन है। एक साहित्यिक कलाकार के पास एक भाषा और भाषा की संस्कृति के उपकरण होते हैं, लेकिन अनुवादक के पास स्रोत और लक्ष्य भाषा दोनों होते हैं और दोनों भाषाओं के शब्द और भावनाएं होते हैं जिनके माध्यम से वो श्रेष्ठ और कलात्मक अनुवाद कर सकता है। तो अनुवादक के पास और कोई उपकरण की जरूरत नहीं है। जैसे नृत्य करने वालों के लिए कुछ नृत्य के लिए उसके संबंध में गीत चाहिए या धुनियाँ चाहिए, या जैसे तबला के लिए जो है तबला चाहिए जिसे हम बजाएं। यहाँ अनुवादक को कुछ नहीं चाहिए, अनुवादक को बस ज्ञान चाहिए। तो सिर्फ ज्ञान के माध्यम से, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, विषय, इसके ज्ञान के माध्यम से वो कुछ प्रस्तुत कर रहा है तो वो एक उच्च कोटि की कला है। जैसे जिसने कहा, जैसे मैं कह रहा हूँ माय नेम इज शाहुल हमीद, तुरंत उसका अनुवाद अंग्रेजी में है, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, मेरा नाम शाहुल हमीद है। अब यहाँ पे शाहुल हमीद क्या है ये पता रहना चाहिए। शाहुल हमीद क्या है? नाम है, एक नाउन है, एक संज्ञा है, किसी का नाम है, इसको जानना जरूरी है। जैसे दिस इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर हम कहें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या कह रहा है, मतलब यूनिवर्सिटी मतलब क्या है ये जानना ज़रूरी है। जानेंगे तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, हमने उसका अनुवाद कर दिया। तो यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, दो भाषा और विषय, दो भाषा की जानकारी और उसके हिसाब से ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे दो भाषाएं की जानकारी काफ़ी है और विषय का ज्ञान काफ़ी है, तो उसको कलात्मक ढंग से प्रस्तुत कर। ये सामान्य धारा है कि कला ईश्वर द्वारा दी गई है और ये जन्म से प्राप्त होती है, इसके प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहा जा सकता है कि कलाकार या लेखक जन्म से बनता है, मेहनत से नहीं बन सकता। इस अर्थ में सोचते समय अनुवाद एक कला है और इसे कला के रूप में नहीं सीखा जा सकता। ये इस धारणा का केवल सत्य भाग है। यदि किसी के पास जन्म से प्रतिभा है तो केवल इसी कारण से कलाकार नहीं बन सकता। निश्चित रूप से अभ्यास और प्रशिक्षण से कोई अपनी कला में सुधार और विकास कर सकता है। फिर किसी में कौन सी कला की प्रतिभा और या नहीं है ये कैसे पता लगाया जा सकता है? हाँ, कभी कभी प्रयासों के विपरीत किसी को सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन इसके पीछे एक संभावना हो सकती है, अर्थात उसके कला सीखने में निष्ठा की कमी हो सकती है।
अनुवाद एक महान कला है। भाई धारणा ये है कि कोई किसी में श्रेष्ठ है तो वो ईश्वर द्वारा दिया गया है, उसकी कला है। कवि है, वो कविताएं लिख रहा है तो वो ईश्वर द्वारा प्राप्त ज्ञान है, उसको जन्म से प्राप्त है। लेकिन अभ्यास से जितनी कविताएं लिखें, जैसे हजारों कविताएं लिख दी, तब जाके उसमें एक अलग सा आकर्षण उत्पन्न होता है, उसका प्रभाव पाठकों पर पड़ता है। तो ये कैसे महसूस हो जाए कि मेरे पास एक कला है? जैसे आप हैं, मैं हूं, कई हैं, हम में कई प्रतिभाएं हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्रतिभा है हम में? वो तो अवसर ही हमें पता चलेगा ना, किस अवसर पे उसका प्रयोग होता है। जैसे अच्छी तरह से बोलना, भाषण देना, कोई भाषण अच्छी तरह से भाषण देता है तो कैसे पता चलता है कि वो भाषण अच्छी तरह से देता है? उसको उसका अवसर मिलना चाहिए, तभी जाके वो भाषण दे पाएगा। तो अनुवाद एक कला है। जब उसको एक कला के रूप में हम ले लेते हैं तो उसकी प्रस्तुति में, उसको जिस तरह से हम प्रस्तुत करते हैं, वहां हमें पता चलता है कि हम एक कला के रूप में इसको स्वीकार किया। अनेक कलाएं आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन अनुवाद की कला विशेष प्रयास और अभ्यास के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए प्रयास और अभ्यास के द्वारा अनुवाद की कला सीखी जा सकती है। अनुवादक की कला कौशल इस बात में है कि वह मूल रचना को दिल से समझे और उसके मूल विचार, संभावनाएं, चिंतन, शैली और सांस्कृतिक संदर्भ को पूरी तरह से संतुलित तरीके से लक्षित भाषा में परिवर्तित करें। साथ ही अनुवाद की कला कौशल स्पष्ट रूप से देखी जाती है। इस प्रकार अनुकरण के अर्थ में अनुवाद एक सौंदर्यात्मक कला है। कला में अनुकरण करने का महत्व है। अभिनय कला अक्सर अनुकरण पर आधारित होती है। मूल भाषा के पाठ की उसी भावना के अन्य भाषा में व्यक्त करना केवल एक कलाकार के सामने कला कौशल वाले अनुवादक द्वारा ही किया जा सकता है। अब अनुवाद है, इसका अभ्यास जरूरी है। अभ्यास के बगैर अनुवाद नहीं कर सकते। जो मन से, और अभ्यास कैसे होगा? बार बार हम एक काम को बार बार कब करेंगे? जब मन में इच्छा हो। अगर मन से इच्छा नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। अनुवादक के लिए केवल जीवित और मशीन के रूप में देखे जाने वाले लोग उनके काम को एक भाषा में व्यक्त किए गए विचारों को दूसरी भाषा में बदलने के अनुसार ही मानते हैं। उनके दृष्टिकोण में अनुवाद कला नहीं, लेकिन अनुवादक की व्यक्तिगत प्रकृति और सृजनात्मकता को स्वीकार करने वाले लोग अनुवाद को कला मानते हैं। अनुवाद कला होने का गहरा अनुभव हमें साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद में मिलता है। तथ्य और जानकारी प्रदान करने वाले विज्ञान और शास्त्रों में भी शब्दों के माध्यम से ही काम नहीं किया जा सकता। भावना और विचारों को भाषा की सुंदरता के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। भावनाओं के केंद्र में रखकर होता है। जब साहित्य में सृजनात्मकता की जाती है तो भाषा के अधिकतम संभव अर्थ में उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद ये कहना संभव नहीं है कि अभिव्यक्ति पूरी तरह से हुई है। यही कारण है कि जब विज्ञान और शास्त्रों में भाषा की शब्दावली की शक्ति से काम किया जाता है तो सृजनात्मक की भाषा में शब्दावली की तुलना में लक्षण और व्यंजना शक्तियों का अधिक उपयोग किया जाता है। साहित्य में स्पष्ट रूप से कहे गए से अधिक उस कथन के पीछे संकेतित अर्थ अधिक महत्वपूर्ण होता है। अनुवाद में इस संकेत को पकड़ना बहुत कठिन होता है। अनुवाद में इस संकेत का प्राप्त करने के लिए अनुवादक को एक सृजनात्मक कलाकार की भूमिका में उतरना होगा। एक ही साहित्यिक रचना के कई बार और कई अनुवादकों द्वारा अनुदित होने से प्रत्येक अनुवाद के बाद कुछ न कुछ कमी रह जाती है, जो नए अनुवादक को चुनौती देती है और अनुवादक उस चुनौती का उत्तर देकर नया अनुवाद प्रस्तुत करता है। तो अनुवादक केवल जीवित और मशीन के रूप में देखे जाने वाले लोग अब ये समझें कि भाई अनुवाद हाँ कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। अनुवाद में एक व्यक्तिगत प्रतिभा दिखनी चाहिए, रुचि रहनी चाहिए।
तभी जाके उसका अनुवाद है। जैसे साहित्यिक अनुवाद को लेकर हम बात करेंगे तो संकेत अर्थ पर, जैसे हमने पहले संकेतार्थ पर पहले हमारे व्याख्यानों में संकेतार्थ को लेकर मैंने इसीलिए स्पष्टीकरण दिया है कि हर शब्द का एक संकेत होता। तो संकेत अर्थ किसको दिखाता है, किस विषय को बताता है, लक्षणा को या व्यंजना को, इसको समझना जरूरी है अनुवादक को। ठीक है, तो उसको किस तरह से प्रस्तुत करेंगे। बहुत सारे लोग ना समझें, अगर हम कह रहे हैं बहुत सारे लोग ना समझें, तो अब ना समझ को हम किस अर्थ में लें, तो समझने की उनकी प्रतिभा है नहीं है, कितने हद तक है, कितनी है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, यह हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें संदर्भ के साथ नासमझ को लेकर हमें बात करनी है, समझनी है, फिर जाकर उसका अनुवाद ठीक से हमें लेके आना है। ठीक है, तो शब्द जब ढूंढेंगे हम लक्ष्य भाषा में, वहां हमें ध्यान देना है कि संकेत अर्थ को, किस चीज को संकेतित करता है, संकेतित अर्थ। अनुवाद केवल एक भाषा बदलने का उपकरण नहीं है। यहां यह सवाल उठता है कि क्या अनुवादक को अपनी भूमिका से परे एक सृजनात्मकता में बदलने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि हम बेहतरीन अनुवाद चाहते हैं तो अनुवादक को यह अनुमति दी जानी चाहिए। साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद से यह अनुमति अनिवार्य है। इस अनुमति के बाद भी कुछ अनुवादक कभी कभी बड़ी गलतियां कर बैठे हैं। अब यहाँ पे जो है अनुवादक को की सीमा कहाँ तक है, उसको कहाँ तक हम अनुमति दे रहे हैं कि वो कहाँ तक उसको प्रस्तुत करें। भाई उसको तो कोई छूट नहीं है, ना कुछ जोड़ने की ना कुछ छोड़ने की, ना जोड़ सकता है ना कुछ छोड़ सकता है। तो उसका हम अनुमति कहाँ तक देंगे, किस हद तक हम उसको देंगे, उसको कितने हद तक हम उसको जो है छूट दे सकते हैं। अनुवादक मुख्य रचना में मौजूद रूप, प्रतीकों, संदर्भों की खोज करता है, रचना की पूरी सांस्कृतिक संदर्भों की पहचान करता है, उन्हें स्पष्ट करता है और लक्ष्य भाषा में पुनर्निर्माण करता है। इस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में वो कभी कभी अपने मूल रूप में अनुवादित होते हैं, कभी कभी परिवर्तित होते हैं। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में अनुवादक कभी कभी गलत कर सकता है। इस चर्चा के आधार पर अनुवादक केवल एक भाषा बदलने वाली नहीं है, बल्कि एक सफल अनुवादक बड़े पैमाने पर एक कलाकार होता है और सफल अनुवाद एक कला है। अब इतना आसान नहीं है लक्ष्य भाषा में किसी चीज को कहना। भाई आप कैसे कह दिए, बहुत सारी चीजों को आपको समझना है, तभी आके आप प्रस्तुत कर पाएंगे। बिना समझ के आप नहीं कर पाएंगे। तो वहां कला का प्रयोग हो रहा, कला के रूप में अनुवाद की सीमा। अब सीमा कहां तक है, कितने हद तक इसकी सीमा है। अनुवाद कला और अन्य ललित कलाओं के बीच बुनियादी फर्क यह है कि सौंदर्यवादी कलाकार अपनी आत्मा को व्यक्त करते हैं, लेकिन अनुवादक को अनुवाद में अपनी आत्मा को व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। वो मूल कार्य के सार और दूसरी भाषा में अनुवाद करता है। इसलिए केवल इसी कारण से अनुवाद कला नहीं बनता। एक अनुवादक और एक कलाकार के बीच अंतर यह है कि अनुवादक कला का निर्माण नहीं करता, बल्कि वो स्रोत भाषा के पाठ के साथ संबंध स्थापित करता है और उससे उसी स्वाद के साथ लक्ष्य भाषा में तटस्थ रूप से प्रस्तुत करता है। अनुवादक और कलाकार के बीच का फर्क यह है कि अनुवादक कला का निर्माण नहीं करता, बल्कि वो मूल भाषा के पाठ के संबंध को स्थापित करता है और उसे अस्थायी भावना के साथ लक्ष्य भाषा में व्यक्त करता है। इस प्रकार अनुवादक और कलाकार के बीच का मुख्य अंतर निर्माण की प्रक्रिया में है। अनुवाद कला में कठिनाई इस बात में है कि वास्तव में अनुवादक के लिए कला कौशल एक समान संतुलन की खोज में है। अनुवाद के तहत यह संतुलन सामग्री और शैली दोनों में होना चाहिए। संतुलन की खोज करते समय अनुवाद के लिए कला कौशल को व्यक्त करने की थोड़ी स्वतंत्रता होती है। तो सीमाएं हैं।
कला के रूप में अनुवाद में सीमाएं हैं, जहां पे संतुलन बनाए रखना है और शैली को भी होना चाहिए, शैली का भी होना चाहिए, और इस संतुलन को कला कौशल के साथ समान रूप से प्रस्तुत करना है। जोड़ने या घटाने की चीज में भी जो है उसकी सीमाएं हैं, कितने हद तक जो है वो मूल को बनाए रखेगा जोड़ने घटाने में। यह नहीं कि ऐसा जोड़ दिया कि मूल से हट गया, ऐसा घटा दिया कि मूल ही नहीं रह गया, ऐसा नहीं रहना चाहिए। अनुवाद क्या है, अब हम शिल्प पे बात करेंगे। कला का उच्चतम अर्थ ऊपर बताया गया अनुसार है, लेकिन सामान्यतः उस अर्थ में कला और शिल्प दोनों के अर्थ को उपयोग किया जाता है। शिल्प के समान अर्थ में कौशल, कला, प्रतिभा आदि शामिल है। तो हस्त काम है, किसी भी उपयोगी वस्तु के निर्माण में कौशल प्राप्त करना जो अभ्यास, प्रशिक्षण और शारीरिक श्रम के माध्यम से होता है, उसे शिल्प की क्षमता माना जाता है। इसमें सृजनात्मकता का प्रदर्शन कम होता है, इसलिए कला के मुकाबले अपेक्षा कम मानी जानी चाहिए। इसका एक कारण यह है कि कला को सुंदरता से जोड़ा जाता है, जबकि शिल्प को उपयोगिता से जोड़ा जाता है। कला ललित कलाओं के निर्माण में अर्जित कौशल है और शिल्प उपयोगी कलाओं के निर्माण में अर्जित कौशल है। विज्ञान, कला और शिल्प की छवि को समझने के बाद यह निर्धारित करने में अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो शिल्प क्या है, उसकी प्रस्तुतिकरण है, ठीक है। तो शिल्प में क्या है, हम उसको कैसे, उसके उपयोग को लेकर बताएंगे, उसको किस तरह से प्रस्तुति पे बताएंगे। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी कोश में कौशल या तकनीक को शिल्प कहा जाता है। इस संदर्भ में नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा दी गई व्याख्यान में एक वस्तु को हाथ से बनाने और तैयार करने का कार्य शिल्प या कला व्यवसाय को दर्शाता है। अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से किसी भी उपयोगी वस्तु को डिजाइन करने में कौशल प्राप्त करना शिल्प की क्षमता माना जाता है और ऐसे कार्य शिल्प है। शिल्प में निर्माता की विशेषता नहीं होती, लेकिन एक कौशल के साथ किया जाता है। इसके कई समान प्रकार के बावजूद इसमें शिल्प करने वाले की व्यक्तिगत विशेषता, कौशलता और सृजनता की कमी होती है। इसलिए शिल्पकार कलाकार के मुकाबले शिल्प को कला से ऊपर का स्थान प्राप्त होता है। तो जब हम शिल्प की बात करें तो शिल्प ऐसे ही नहीं होता, एक प्रकार की इसमें भी एक प्रस्तुति की कौशलता है, एक कौशल है। कुछ विद्वान अनुवाद को नियमों से परे केवल एक प्रकार के रूप में मानते हैं। इस अर्थ में न्यूमार्क अनुवाद के बारे में चर्चा करते समय कहते हैं कि एक भाषा में लिखे पाठ या विचार को दूसरी भाषा में समान पाठ में बदलने का प्रयास करना ही अनुवाद कहलाता है। दूसरे शब्दों में न्यूमार्क जो अनुवाद को शिल्प के रूप में मानते हैं, वो कहते हैं कि संप्रेषण और अर्थ दोनों प्रकार के अनुवाद में यथात्मक अनुवाद प्रक्रिया की आधारशिला है। इस आधार पर यदि लक्ष्य भाषा और मूल भाषा के अर्थ आपस में मेल खाते हैं तो यथार्थवादी अनुवाद विधि के रूप में बहुत उपयुक्त है। इस संदर्भ में भोलानाथ तिवारी अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि कला के तहत हस्तशिल्प को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके साथ अभ्यास में भी शिल्प के लिए बहुत महत्व है। हस्तशिल्पकार का अभ्यास, शिक्षा, कौशल यदि अच्छे हैं तो उसके हस्तशिल्प में सुंदरता आएगी। अनुवादक के लिए भी ये गुण आवश्यक है। इसलिए यदि मूल सामग्री सत्य और विज्ञान पर आधारित है तो एक कारीगर की तरह अनुवादक भी अनुवाद में कुशल हो सकता है। यदि स्रोत सामग्री अर्थ और पूंजी आधारित है तो अनुवाद निश्चित रूप से एक शिल्प का रूप होता है। तो भोलानाथ तिवारी जी कह रहे हैं कि शिल्प की प्रधानता भी महत्वपूर्ण है। कैनली अनुवाद, कानूनी अनुवाद, साहित्यिक अनुवाद और वैज्ञानिक अनुवाद आदि से संबंधित अनुवाद शिल्प का रूप है। इसलिए अनुवाद को कला कहना गलत नहीं है। केवल यदि सामग्री और जानकारी के स्रोत विज्ञान से संबंधित है और उसमें आत्मा की कमी है तो उनके अनुवाद को कला के रूप में कहा जा सकता है, उसके अनुवाद को कला के रूप में कहा जा सकता है।
लेकिन यदि यह साहित्य के किसी कला क्षेत्र से संबंधित है तो अनुवाद शिल्प के रूप में माना जाएगा। सफल अनुवादक एक कलाकार होता है और सफल अनुवाद को कला के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक सीमा है। वो सीमा आमतौर पर कलाकारों के जन्म में होती है। उनमें सृजनात्मकता स्वभाव रूप से होती है, जबकि अभ्यास और प्रशिक्षण से उसमें सुधार और नियंत्रण आता है। जैसे कवियों को प्रशिक्षण और अभ्यास से नहीं बनाया जा सकता, वैसे अनुवादक को भी नहीं बनाया जा सकता। अभ्यास और प्रशिक्षण उनकी प्रतिभा में कौशलता ला सकते हैं। प्रशिक्षण और अभ्यास उनके कौशल में उत्कृष्टता ला सकते हैं। वो शिल्प के गुणों के रूप में होते हैं। ये कौशल अधिक हो सकता है, अनुवाद में कम हो सकता है, जबकि अन्य क्षेत्र में अनुवाद में शिल्प और कौशल के लिए अंग्रेजी में अनुवाद क्राफ्ट और आर्ट होता है। एक प्रकार से कला शब्द सभी प्रकार के सौंदर्य शास्त्र, वैज्ञानिक अनुभव और अभिव्यक्तियों के लिए आता है। कला और शिल्प को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जब ये विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं वह वास्तव में ये एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। इस प्रकार शिल्प कला के लिए एक अवधारणा है। कला स्वाभाविक प्रतिभा का स्वाभाविक विस्फोट है। इसके लिए सभी सौंदर्यात्मक कलाएं प्राप्त करने और सीखने के लिए महत्व देती है। फिर भी यही ताना बुनता है कि कलाकार बनाए नहीं जाते, वो जन्म लेते हैं। अनुवादक कलाकार की तरह नहीं होता, क्योंकि सृजनात्मक आत्म प्रमाण के क्षणों की अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्म प्रकट होता है। लेकिन अनुवादक इस अर्थ में कलाकार है क्योंकि वो कलाकार के आत्म प्रकट को अपने भीतर ग्रहण करता है, जिसे वो फिर से आत्म प्रमाण मानता है, बनता है और फिर से सृजन करता है। वह स्वेच्छा से इसे फिर से प्रकट करता है। इस अर्थ में अनुवादक की विशेषता सृजन है और अनुवाद पुनर्सृजन है। ये एक प्रकार की तकनीक और प्रक्रिया है, क्योंकि अनुवाद शिल्प के तहत किया जा सकता है। प्रशिक्षण एक उपयोगी कला है जिससे अभ्यास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। संदर्भ पुस्तक और अन्य ग्रंथ: अनुवाद विज्ञान सिद्धांत और प्रविधि, भोलानाथ तिवारी। अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी जी। वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन। इन सब से बहुत सारी सामग्रियां ली गई हैं, संदर्भ के रूप में प्रयोग किया गया है, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसमें जोड़ा गया है, ताकि आप हमारा जो व्याख्यान है ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, आपकी समझ के अनुकूल हो और व्याख्यान सफल हो। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।